अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मौसम गर्मा की एक तपती हुई दोपहर थी। चारों तरफ तेज़ चमकीली धूप फैली हुई थी। इन दिनों में नारंग मंडी ज़िला शेखुपुरा के एक थाने में तैनात था। हस्बे मामूल में अपने कमरे में दफ्तरी नोयत के कुछ काम निपटा रहा था कि एक कांस्टेबल ने कमरे के अंदर आकर इतला दी, मलिक साहब, छोटे चौधरी साहब आपसे मिलने आए हैं। मैंने मेज़ पर फैले हुए कागजात पर से नज़रें उठाकर कांस्टेबल को देखा और पूछा, कौन छोटा चौधरी? जनाब चौधरी सुल्तान अली। ये सुल्तान अली कौन है? मस्कुरा थाने में आए हुए मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। इससे पहले मैं ज़िला शेखुपुरा ही के एक इलाके सांगला हिल में तैनात था। यही वजह थी कि अभी मैं नारक मंडी और गिरदोनवा के लोगों से पूरी तरह वाकफियत हासिल नहीं कर सका था। चौधरी सुल्तान का नाम भी मैं पहली मर्तबा सुन रहा था। मेरे इस्तफसार पर कांस्टेबल ने वजाहत की, मलिक साहब, मौजा राना गुजरा के चौधरी फरमान अली का बड़ा बेटा चौधरी सुल्तान अली आपसे मिलने आया है। मैंने कहा, चौधरी सुल्तान मुझसे क्यों मिलना चाहता है? ये तो उन्होंने बताया नहीं जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। इनका इसरार है कि फ़ौरन आपसे मिलवा दिया जाए। चौधरी सुल्तान अकेला ही थाने आया है? कांस्टेबल ने नफ़ी में सर हिलाया और जवाब दिया, चौधरी साहब के साथ एक परेशान हाल औरत और 2 आदमी और भी हैं। चौधरी साहब अपने सजे सजाए टांगे में यहाँ पहुँचे हैं। इनका टांगा मेकोजबान थाने से बाहर खड़ा है। ठीक है, मैंने कांस्टेबल की तवील बात ख़त्म होने पर कहा, छोटे चौधरी को मेरे कमरे में भेज दो। कांस्टेबल सलूट कर कर मेरे कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद चौधरी सुल्तान अपने 2 हवारियों और एक अधेड़ उम्र औरत के हमरा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। इन चारों अफराद में चौधरी सुल्तान नुमाया दिखाई दे रहा था। उसने कलफदार कुर्ता शलवार पर स्याह बास्केट सेब तन कर रखी थी। पहली नज़र में इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 26 और 27 साल के दरमियान लगाया। वो अपनी वज़ीक़ते से खासा ठेकेदार चौधरी नज़र आता था। इसकी सेहत भी काबिल रश्क थी। बिला मुबालगा इसे एक गबरू जवान कहा जा सकता था। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने चौधरी सुल्तान को अपने सामने बैठने का इशारा किया। मेरा शुक्रिया अदा करते हुए वो एक कुर्सी पर बैठ गया। ताहम उसके साथ आने वाले मर्द व ज़न हिनोज़ उसके पीछे हाथ बांधे खड़े थे। मैंने चौधरी सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहा, फरमाइए चौधरी साहब, कैसे ज़हमत फरमाई आपने? थानेदार साहब, वो खकार कर गला साफ करते हुए बोला, आपसे आज पहली मर्तबा मुलाकात हो रही है। बेहतर होगा कि पहले मैं अपना तारुफ करवा दूँ। बड़े चौधरी साहब फरमान अली मेरे वालिद साहब हैं। हम रना गुजरा से आपके पास आए हैं। हाँ, मुझे मालूम हो चुका है, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मैं आपकी आमद की गर्ज़ व गायत को अभी तक नहीं समझ सका हूँ। फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? चौधरी सुल्तान ने मुँह छुपा ताव देते हुए कहा, थानेदार साहब, हम जिस इलाके के चौधरी हैं वहाँ के लोगों के मसाइल को हल करना और इनके दुख सुख में शरीक होना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। ये तो अच्छी बात है। वो खामोश हुआ तो मैंने लुकमा दिया। चौधरी बोला, थानेदार साहब, इस वक्त मैं आपके पास अगवा की एक रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, कौन अगवा हुआ है? चौधरी ने अपने पीछे खड़ी हुई अधेड़ उम्र की औरत की जानिब इशारा किया। ये फिरदौस बेगम है और इसकी लड़की जमीला को अगवा कर लिया गया है। ये कब की बात है और अगवा किसने किया है? मैं फिरदौस बेगम से मुखातिब था। आप इधर कुर्सी पर बैठकर पूरी बात बताएं। फिरदौस बेगम कुर्सी पर बैठ गई और बोली, मेरी बच्ची आज सुबह से लापता है। फिर वो अपने दुपट्टे से आंसू पोंछने लगी। मैंने पूछा, क्या आपने उसे तलाश भी किया है या सीधे रिपोर्ट दर्ज करवाने चले आए हैं? फिरदौस बेगम के बजाय चौधरी सुल्तान ने जवाब दिया, हमने पिंड के एक घर में जमीला को ढूंढ लिया है, मगर इसका कोई निशान पता नहीं मिल सका। इसके बाद ही हम आपके पास आए हैं। मैंने पूछा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया है कि जमीला को अगवा कर लिया गया है। क्या आपको गुमशुदगी और अगवा का फ़र्क मालूम है? चंगी तरह पता है जनाब, सुल्तान ने अजीब से लहजे में कहा। जमीला गुम नहीं हुई, बल्कि उसे बाकायदा अगवा किया गया है। अगवा कुनिंदगान कौन है? मैंने बराह रास्त चौधरी सुल्तान से पूछा। उसके जवाब देने से पहले ही फिरदौस बेगम ने रोना शुरू कर दिया। थानेदार साहब, मैं तो रो रो कर मर जाऊंगी, मेरी आंखें अंधी हो जाएंगी। रब के वास्ते मेरी जमीला को जल्द से जल्द ढूंढ निकालें। मैंने तशफ़ी आमेज़ अंदाज में कहा, हौसला रखो बीवी,
हम इंशाल्लाह तुम्हारी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं जो भी पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब दो। पूछें जी, वो रुहासी हो रही थी। मैंने पूछा कि आपको किस पर शक है? शक का क्या सवाल जनाब? चौधरी सुल्तान बीच में बोल पड़ा। हमें तो 100% यकीन है कि जमीला को मुश्ताक ने ही अगवा किया है। ये मुश्ताक कौन है? हमारे गांव ही का रहने वाला है, चौधरी ने जवाब दिया। इधर शाहिदरा में काम करता है। फिरदौस बेगम दोबारा रोने लगी। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मेरी जवान बच्ची अचानक गायब हो गई। खुदा गारत करे मुश्ताक को। मैंने पूछा, मुश्ताक की आपसे क्या दुश्मनी थी? हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, वो खुद ही मनूस जमीला के पीछे पड़ गया था, फिरदौस बेगम ने शकस्ता लहजे में बताया। फिर वावेला करने लगी। हाय मेरी सोहनी बच्ची, मैं कहाँ तलाश करूँ इसे? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अपने आप को संभालने की कोशिश करो बीबी, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बरामदे में बैठो और अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करो। मैं यहीं ठीक हूँ जी, वो जल्दी से बोली। आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछें, अब मैं खुद पर काबू रखूंगी। मैंने पूछा कि थोड़ी देर पहले तुमने बताया कि मुश्ताक अहमद तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ गया था, इसकी कोई ख़ास वजह थी? फिरदौस बेगम के बजाय चौधरी ने जवाब दिया। इसका दिमाग ख़राब हो गया था जनाब। कुछ अर्सा पहले तो इसने जमीला के लिए अपना रिश्ता भी भेज दिया था। तो गोया वो जमीला से शादी करना चाहता था। इसका ख्याल तो यही था, फिरदौस बेगम ने कहा। लेकिन मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था और इस इनकार से मुश्तइल होकर मुश्ताक ने जमीला को अगवा कर लिया, चौधरी सुल्तान ने कहा। चौधरी सुल्तान की बार बार मुदाखलत मुझे नागवार गुजर रही थी। अभी तक मैं ये बात हजम नहीं कर सका था कि फिरदौस बेगम जैसी एक आम औरत की लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने चौधरी बनफ्से नफीस थाने तक आया था। आम हालात में ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब था कि यहाँ हालात आम नहीं बल्कि ख़ास थे। एक बात मैंने और भी नोट की थी कि जब भी मैं फिरदौस बेगम से कोई सवाल करता था तो फ़ौरन चौधरी सुल्तान इस सवाल का जवाब दे देता था। इसका एक ही मतलब था कि फिरदौस बेगम से चौधरी का कोई न कोई मफाद ज़रूर वाबस्ता था, लेकिन फ़िलहाल वो मेरे इल्म में नहीं था। मैंने चौधरी की आंखों में झांकते हुए सवाल किया, चौधरी साहब, आप एक बात बार बार दोहरा रहे हैं कि मुश्ताक अहमद ने जमीला को अगवा किया है। आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह रहे हैं? इस सिलसिले में आपके पास कोई सबूत भी है? ओ जी थानेदार साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। ये हरकत मुश्ताक के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। कोई और इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकता। यानी आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है? मैंने उससे कहा। इससे बड़ा ठोस सबूत और क्या होगा जनाब कि मुश्ताक ने जमीला को अगवा करने की धमकी दी थी, चौधरी सुल्तान ने कहा। जब फिरदौस बेगम ने जमीला के रिश्ते से इनकार किया तो वो आग बगोला हो गया था और उसने बड़ी ख़तरनाक किस्म की बातें की थीं। आप चाहें तो फिरदौसी बेगम से पूछ लें। मैंने तस्दीक तलब नज़रों से फिरदौस बेगम की जानिब देखा। वो बोली, छोटे चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। मुश्ताक ने खुद मुझसे कहा था कि जमीला के रिश्ते से इनकार करके मैंने अच्छा नहीं किया। वो जमीला को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो गुलूगीर लहजे में बोली। फिर रोते हुए कहने लगी, और इस नामुराद मुश्ताक ने आज मेरी बच्ची को अगवा कर लिया। हाय वे मेरे रब्बा, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी फरियाद कौन सुनेगा? थानेदार साहब, आप जमीला के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करें जनाब, चौधरी ने मेरी जानिब देखते हुए कहा। इसके लहजे में तहकुम की आमेज़िश थी जो मुझे खासी नागवार गुजरी। मैंने कहा, चौधरी साहब, रिपोर्ट तो मैं ज़रूर दर्ज करूँगा, लेकिन पहले मैं तन्हाई में फिरदौस बेगम से कुछ बातें करना चाहता हूँ। आपको जहमत तो होगी लेकिन मजबूरी है। आप थोड़ी देर के लिए अपने बंदों के साथ बाहर बरामदे में जाकर बैठ जाएं। वो तेवरी चढ़ाकर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं जो कह रहा हूँ इसका मतलब वही है। वो बोला, मैं तो खुद फिरदौस बेगम को अपने साथ लेकर आया हूँ। वो सब तो ठीक है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। अगर आपने ये नेकी की ही है तो इसे तकमील तक भी पहुँचाएं। मुझे उम्मीद है कि आप कानून के साथ पूरा पूरा ताउन करेंगे। वो शायद मेरी बात का कोई और ही मतलब समझा। मायना खेज लहजे में बोला, आप फिक्र ही न करें थानेदार साहब, हमने हमेशा कानून के साथ ताउन किया है। आप यहाँ नए नए आए हैं इसलिए हमसे वाकिफ़ नहीं हैं। आप जमीला के अगवा के सिलसिले में मुश्ताक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू करें। मैं आपकी हर किस्म की खिदमत के लिए तैयार हूँ। चाहे तो कुछ रकम पेश की भी ले लें। फिर उसने अपने बास्केट की अंदरूनी जेब की जानिब हाथ बढ़ाया। मैंने जल्दी से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है चौधरी साहब, आप बेफिक्र रहें।
میں نے ہمیشہ مظلوموں کی داد رسی کی ہے، آپ کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا کیونکہ آپ ایک مظلوم ماں کا وسیلہ بن کر یہاں پہنچے ہیں۔ فی الحال مجھے آپ سے یہی تعاون درکار ہے کہ آپ مجھے اور مغویہ کی ماں کو تنہائی میں چند باتیں کرنے دیں۔ وہ چند لمحے مجھے سوچتی ہوئی نظر سے گھورتا رہا، پھر اپنے دونوں چمچوں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے فردوس بیگم سے کہا، تم پریشان نہ ہونا، ہم ادھر باہر ہی بیٹھے ہیں۔ ان کے جاتے ہی میں فردوس بیگم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، فردوس، کیا مشتاق واقعی تمہاری بیٹی سے شادی کا خواہاں تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور کہا، اس کی ماں باقاعدہ رشتہ بھی لے کر آئی تھی لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کی کوئی خاص وجہ؟ وہ تامل کرتی ہوئی بولی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی جناب۔ میں نے کہا، کیا مشتاق احمد میں کوئی خاص برائی تھی جو تم نے اس کا رشتہ ٹھکرا دیا؟ میں نے اس کی برائی اور اچھائی کو کیا کرنا تھا جی؟ وہ بیزاری سے بولی، میری بیٹی لاکھوں میں ایک تھی، اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا تھا، پھر میں اس کنگلے مشتاق سے کیوں بیاتی جمیلہ کو؟ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کسی اونچے اور مالدار گھرانے میں کرنا چاہتی تھیں۔ ہر ماں باپ کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کسی خوشحال گھر میں جائے، اس نے گول مول جواب دیا۔ پھر مشتاق میری جمیلہ کا پاسنگ بھی نہیں تھا، وہ واجبی سی شکل و صورت والا تھا۔ میں نے پوچھا، جمیلہ کا باپ کیا کرتا تھا اور وہ تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، جمیلہ کا باپ فضل الہی چند سال پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، میرے سوا جمیلہ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ میں نے اچانک پوچھا، اور چودھری سلطان؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی، چودھری صاحب، وہ تو بہت اچھے انسان ہیں، ہمارا بہت خیال، میرا مطلب ہے کہ پنڈ کے ہر بندے کا بہت خیال رکھتے ہیں، سب کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ جمیلہ کے بارے میں انہیں جیسے ہی پتہ چلا، میرے ساتھ فوراً رپورٹ درج کروانے یہاں چلے آئے۔ فردوس بیگم کے انداز سے میں نے محسوس کیا کہ چودھری کے ذکر پر وہ کچھ بے چین سی ہو گئی تھی۔ پھر چودھری کس طرح بڑھ چڑھ کر اس کے معاملے میں دلچسپی لے رہا تھا، وہ بھی خلاف معمول تھا۔ میں نے ان غیر معمولی باتوں کو ذہن کے گوشے میں محفوظ کر لیا اور فردوس بیگم سے پوچھا، فردوس بیگم، کیا مشتاق کے علاوہ بھی تمہاری بیٹی جمیلہ کے لیے کسی اور کا رشتہ آیا تھا؟ وہ کچھ دیر سوچتے ہوئے بولی، رشتے تو کئی آئے تھے لیکن جمیلہ کے معیار کا کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا چودھری سلطان شادی شدہ ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ جی، وہ لکنت آمیز لہجے میں بولی، چودھری صاحب ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، ان کے تو 2 بچے بھی ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ مگر آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس ایسے ہی ذہن میں سوال آ گیا تھا۔ میں نے سرسری سے لہجے میں اسے ٹالنے کی کوشش کی، پھر ذرا مختلف زاویے سے سوال کیا، جب تم نے مشتاق کا رشتہ نامنظور کیا تو اس پر مشتاق کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے بڑا واویلا مچایا تھا، وہ جلدی سے بولی، اس نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ وہ جمیلہ کو چک کر لے جائے گا، اور دیکھ لیں، اس بدبخت نے اپنی دھمکی پر عمل کر ڈالا، وہ میری بچی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میں نے اس کے اندازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تمہاری باتوں سے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مشتاق تمہاری بیٹی کو چاہتا تھا، یعنی اس سے محبت کرتا تھا۔ خواہ خواہی جی، زبردستی کی محبت؟ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، سارے پنڈ میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ مشتاق جمیلہ کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نامراد نے تو میری بچی کو پورے پنڈ میں بدنام کر دیا تھا، اور اب تو… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی تو میں نے کوریج جاری رکھی، فردوس بیگم، کیا یہ سچ ہے کہ جمیلہ بھی مشتاق کو چاہتی تھی؟ دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں تھی جناب، پھر وہ چپ چپاتے کیسے اغوا ہو گئی؟ یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے پوچھا، کیا جمیلہ کسی اور کو چاہتی تھی؟ تھانے دار صاحب، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میری جمیلہ ایسی لڑکی نہیں تھی، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی، آپ غلط رخ پر سوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا، چودھری سلطان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب جی؟ میرا مطلب ہے کہ وہ جمیلہ کے اغوا کے سلسلے میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ متذبذب انداز میں بولی، وہ جی، دیکھو فردوس بی بی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کو جلد سے جلد ڈھونڈ نکالا جائے تو تمہیں میرے ہر سوال کا جواب بالکل درست دینا ہوگا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، لڑکی تمہاری اغوا ہوئی ہے لیکن چودھری سلطان تم سے کہیں زیادہ فکر مند نظر آتا ہے، کہیں یہ دوسرا ہی معاملہ تو نہیں فردوس بیگم؟ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ جز بز ہوتی ہوئی بولی،
चौधरी साहब तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। जब से जमीला के वालिद का इंतकाल हुआ है, चौधरी साहब हमारा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। वो अक्सर व पेशतर हमारे घर भी आ जाते हैं। नादानिस्तगी में उसके मुंह से एक अहम बात निकल गई थी। मैंने फ़ौरन पूछा, चौधरी सुल्तान तुम्हारे घर सिर्फ तुम्हारी खैर खैरियत दरियाफ्त करने आते हैं या? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो गड़बड़ा गई। आप खामखा चौधरी साहब पर शक कर रहे हैं, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिरदौस बेगम, मैंने काटदार लहजे में कहा, अपनी बेटी को बरामद करवाना चाहती हो या नहीं? वो जल्दी से बोली, क्यों नहीं जनाब, जमीला तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। वो मेरे दिल की ठंडक और आंखों का नूर है। आप जितनी जल्दी मुमकिन हो उसे तलाश करने की कोशिश करें। अगर तुम इस मामले में वाकई संजीदा हो तो फिर साफ साफ बता दो, जमीला की बाजियाबी में चौधरी का क्या मफाद पोशीदा है। वो सरासीमा नज़र से मेरे कमरे के बैरूनी दरवाजे को देखने लगी। मैं इसकी नज़र का मतलब समझ रहा था। वो वाज़ेह तौर पर छोटे चौधरी से खौफज़दा थी। मैंने इस मौके पर तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, देखो फिरदौस बेगम, अगर चौधरी की वजह से तुम कोई ख़तरा महसूस कर रही हो तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। हमारे दरमियान जो गुफ्तगू होगी वो मेरे सीने में महफूज रहेगी। चौधरी को कभी इसकी हवा भी नहीं लगेगी। तुम मुतमईन होकर खुलकर बात करो। चंद लम्हों तक वो तज़ब्ज़ुब के आलम में कभी मुझे और कभी मेरे कमरे के बैरूनी दरवाजे को तकती रही। फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोली, ऐसी कोई बात नहीं है थानेदार साहब। चौधरी साहब की इस हमदर्दी के पीछे इनका कोई मफाद या मकसद पोशीदा नहीं है। इसके लहजे की शकस्तगी से मैंने बखूबी अंदाज़ा लगाया कि वो चौधरी के खौफ से झूठ बोल रही थी। मैंने सरेदस्त इसे मज़ीद कुरेदना मुनासिब न जाना और तंबीही लहजे में कहा, फिरदौस बेगम, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ, लेकिन बाद में अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी मकाम पर दरोगोई से काम लिया है या हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की है तो फिर मुझसे किसी नरमी की तवक्को न रखना। वो मुँह से कुछ नहीं बोली, खामोशी से अपने हाथों को घूरने लगी। मैंने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, तो तुम मुश्ताक अहमद के खिलाफ अपनी बेटी के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हो? जी थानेदार साहब। मुश्ताक अहमद की उम्र कितनी है? उसने जवाब दिया, लगभग 22 साल होगी। और जमीला की उम्र? मेरी जमीला इस साल 18वीं में लगी है। मुश्ताक अहमद तुम्हारे पिंड का ही रहने वाला है ना? जी, मुश्ताक का घर हमारी गली में ही है। उसके घर में और कितने अफराद हैं? उसने बताया, मुश्ताक अहमद अपने माँ बाप का अकलौता बेटा है। घर में उसके अलावा उसका बाप ज़हूर हुसैन और माँ जन्नत बीबी रहते हैं। तुमने थाने आने से पहले मुश्ताक के वालिदैन से बात की थी? वो बोली, जी बात की थी, लेकिन वो तो अपने बेटे को कसूरवार मानने को तैयार ही नहीं हैं। मैंने पूछा, उनका मौक़िफ़ क्या है? वो कहते हैं कि हमारा बेटा हस्बे मामूल सुबह शाहिदरा गया है। फिरदौस बेगम ने जवाब दिया। फिर वजाहत आमेज़ लहजे में बोली, मुश्ताक शाहिदरा के मेन बाज़ार में कपड़े की एक दुकान पर काम करता है। वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन के लिए पिंड आता है। इतवार को दुकान की छुट्टी होती है। वो हफ्ते की शाम को शाहिदरा से रना गुजरा आता है और एक दिन यहाँ रहकर वापस दुकान पर चला जाता है। मुझे याद आता है कि इस रोज़ पीर ही का दिन था और जून की 18 तारीख। मैंने पूछा, जब मुश्ताक आज सुबह भी हस्बे मामूल शाहिदरा चला गया तो तुम फिर लोगों को किस बात से शक हुआ कि वो तुम्हारी बेटी को अगवा करके ले गया है? जमीला सुबह से गायब है जनाब। इससे ये कैसे साबित होता है कि मुश्ताक ने ही उसे अगवा किया है? उसने एक रोज़ पहले ही तो धमकी दी थी। मैंने फिरदौस बेगम से मज़ीद 2-4 सवालात करने के बाद चौधरी सुल्तान को अपने कमरे में बुला लिया। इसके हवारियों को मैंने बाहर ही रोक दिया था। मैंने चौधरी सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहा, चौधरी साहब, मैं मुश्ताक के खिलाफ जमीला के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूँ। आप इस सिलसिले में मज़ीद कुछ जानते हों तो वो भी बता दें ताकि हमें अपने काम में आसानी रहे। चौधरी ने शाहिदरा में मुश्ताक की दुकान का पता मुझे नोट करवा दिया और दीगर हर किस्म के ताउन का भी यकीन दिलाया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से रुखसत हो गए। मैंने रना गुजरा में मुश्ताक और जमीला के घरों के पते भी नोट कर लिए थे। इनके जाने के बाद मैंने एएसआई बशीर अहमद को अपने कमरे में बुलाया और इसे पूरी सूरत हाल से आगाह किया। वो बहुत सी बातों से पहले बाखबर हो चुका था। मैंने कहा, बशीर अहमद, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें किस तरफ से तफ्तीश का आगाज़ करना चाहिए? तरफें तो दो हैं जी। वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन क्या बशीर अहमद?
लेकिन जनाब मुझे नहीं उम्मीद कि मुश्ताक अहमद इनमें से किसी भी जगह पाया जाएगा। तुम्हारे जहन में कौन सी 2 जगह हैं? वो बोला, एक रना गुजरा और दूसरा शाहिदरा। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर थोड़ी देर के बाद कहा, रना गुजरा में तो मुश्ताक के पाए जाने के इम्कानात 0 के बराबर हैं। अलबत्ता शाहिदरा के मेन बाजार को हम चेक कर सकते हैं। जनाब मलिक साहब, अगर मुश्ताक ने वाकई जमीला को अगवा किया है तो वो दुकान पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मिल सके। मैंने मुदब्बिराना लहजे में कहा कि तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मसला वाकई का है। मैं समझा नहीं जनाब। बशीर के लहजे में हैरत थी। तुम्हारा अंदाज़ा इसी सूरत में दुरुस्त साबित हो सकता है। मैंने बशीर के चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, अगर मुश्ताक ने वाकई जमीला को अगवा किया हो तो इसका मतलब आपको यकीन नहीं है? मैंने कहा, हर तफ्तीश का आगाज़ शक से होता है। यकीन की मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। तो फिर आपका क्या इरादा है मलिक साहब? एएसआई ने पूछा। हम शाहिदरा चलेंगे। कब? इसी वक्त, मैंने 2 टोक लहजे में कहा। फिर अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह दौड़ाते हुए इजाफा किया, ठीक 25 मिनट बाद एक ट्रेन नारंग मंडी से शाहिदरा की जानिब जाएगी। बीच में सिर्फ काला खटाई का स्टेशन ही आएगा। क्या तुम 10 मिनट में चलने की तैयारी कर सकते हो? हमें शाम से पहले वापस भी आना है। मैं 5 मिनट बाद आपको तैयार मिलूंगा। वो सैल्यूट करके कमरे से निकल गया। एएसआई के जाने के बाद मैं ज़रूरी तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। शाहिदरा के मेन बाजार में ताज क्लॉथ स्टोर तलाश करने में हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। स्टोर का मालिक ताजदीन इस वक्त दुकान में मौजूद था। वो कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान थी जहाँ थोक और खुला हर किस्म का कपड़ा फरोख्त होता था। दुकान के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा गोदाम भी बना हुआ था। इस गोदाम के साथ ही दफ्तर का एक छोटा सा कमरा था जहाँ ताजदीन बनफ्स नफीस मौजूद था। कोई निस्फ दर्जन मुलाजिम ग्राहकों के साथ मसरूफ़ थे। एक मुलाजिम ही से मुझे ताजदीन के बारे में मालूम हुआ था। हम इस वक्त सादा लिबास में थे। मैंने दुकान के दफ्तर में दाखिल होते हुए अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैंने ताजदीन से मुसाफा करते हुए कहा। मैं मंडी नारंग के थाने का इंचार्ज हूँ। फिर मैंने बशीर अहमद की जानिब इशारा किया, और ये एएसआई बशीर अहमद है। ताजदीन मुसाफा करते करते उठकर खड़ा हो गया। दफ्तर में इसके अलावा इस वक्त मुंशी टाइप शख्स भी मौजूद था। वो भी अटेंशन खड़ा हो गया। हमने बारी बारी इन दोनों से मुसाफा किया। ताजदीन ने कहा, तशरीफ़ रखें मलिक साहब। इसके साथ ही उसने अपने सामने बिछी हुई कुर्सियों की जानिब इशारा किया। हम बैठ गए तो ताजदीन शाइस्ता लहजे में बोला, बिला तकल्लुफ़ बताएं जनाब, ठंडा चलेगा या गर्म? वैसे मौसम तो ठंडे का है, बड़ी ज़ोरदार गर्मी पड़ रही है। फिर वो मुंशी टाइप शख्स से मुखातिब होकर बोला, वज़ीर अली तुम। मैंने हाथ के इशारे से इससे मज़ीद बोलने से मना कर दिया और कहा, ताजदीन साहब, किसी किस्म के तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं। ओ जी, कैसी बातें करते हैं जनाब? वो मोहब्बत आमेज़ लहजे में बोला, ये मुमकिन ही नहीं कि आप कुछ खाए पिए बगैर मेरी दुकान से चले जाएं। इस क़यामत की गर्मी में ठंडा तो आपको पीना ही पड़ेगा। वो दोबारा मुंशी से मुखातिब होकर कुछ हिदायत देने लगा। मैंने कहा, हम एक बहुत ही ज़रूरी काम से आपके पास आए हैं। 2 बातें करके वापस चले जाएंगे, इसलिए। वो कता कलामी करते हुए बोला, सरकार, बातें 2 करें या 2000, कोई पाबंदी नहीं है। मैंने हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी खातिर तवाज़ु भी तो ज़रूरी है। मैंने उसके खुलूस आमेज़ इसरार के सामने हथियार फेंक दिए। थोड़ी देर बाद हम बादाम की ठंडे ठार शरबत को नोश करते हुए बातें कर रहे थे। ताजदीन मुझसे पूछ रहा था, मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने कहा, ताज साहब, आपकी दुकान पर मुश्ताक अहमद नामी एक लड़का काम करता है। मैं ज़रा इससे मिलना चाहता हूँ। मुश्ताक अहमद को मैं शक्ल से नहीं पहचानता था, ताहम फिरदौस बेगम और चौधरी सुल्तान ने मुझे मुश्ताक का जो हुलिया बताया था, उस सूरत का कोई मुलाजिम इस वक्त दुकान में मौजूद नहीं था। मुंशी वज़ीर अली ने कहा, मलिक साहब, वो लड़का कहाँ है जनाब? अच्छा खासा 22-23 साल का जवान है जनाब। ताजदीन ने मुंशी के तबसरे को नज़रअंदाज करते हुए कहा, वज़ीर अली, जाओ बाहर से मुश्ताक अहमद को बुला के ले आओ। वो तो आज दुकान पर ही नहीं आया, मुंशी ने जवाब दिया।